तो हम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार न्यूक्लियोटाइड के कई अणु फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके परस्पर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या चेन। लेकिन बच्चों, हम लोग ये जान चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में भी इस बात की चर्चा हुई है कि डीएनए का अणु द्विसूत्री होता है, अर्थात हमें ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की आवश्यकता है डीएनए बनाने के लिए, और वो श्रृंखलाएं आपस में संपूरक होनी चाहिए, एंटी पैरेलल होनी चाहिए। संपूरक की चर्चा करें, क्यों ऐसा होना चाहिए? बच्चों, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और उन 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड में 2 समूह होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में 2 होते हैं साइटोसिन और थायमिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में जोड़ा बनाते हैं, ये एक दूसरे के संपूरक हैं। प्यूरिन को जोड़े बनाने के लिए पिरिमिडिन की आवश्यकता होती है, और पिरिमिडिन को जोड़े बनाने के लिए प्यूरिन की आवश्यकता होती है। परंतु प्यूरिन का एडेनिन सदैव थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है, और प्यूरिन का गुआनिन सदैव पिरिमिडिन के साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा 3 बंध द्वारा जुड़ता है। तो जब एडेनिन किसी एक श्रृंखला के पास होगा और बगल वाली सामने वाली श्रृंखला के पास थायमिन होगा, तो वो दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या होंगी? संपूरक कहलाएंगी। परंतु विपरीत दिश समांतर क्या है? आइए देखें, विपरीत दिश समांतर किसे हम कहते हैं? यह एक रेखा है, इसकी दिशा ऊपर की ओर है, और यह भी एक रेखा है, इसकी दिशा नीचे की ओर। तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, परंतु दिशा विपरीत है, इसे कहेंगे विपरीत दिश समांतर। अब ऐसी दशा डीएनए में कैसे पाई जाती है? देखें, देखिए ये श्रृंखला है, ये कैसे बनती है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। जैसे कि यह एक अणु है, यहाँ बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ फास्फेट, ये एक अणु है, यहाँ बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ फास्फेट। बेस का क्रम कुछ भी हो सकता है। यह भी एक अणु है, यहाँ बेस जुड़ा हुआ है, और यहाँ फास्फेट। और हमने ये जो कार्बन की संख्या है वो कौन सी है? C5, और ये C3 जुड़ गया इस तरह से। तो बच्चों, यहां पर ये कौन सी श्रृंखला है, ये कौन सा नंबर ऑफ कार्बन है? ये कार्बन जो है वो C3 है। ये नंबर कार्बन C3 है, और ये जहां फास्फेट जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है? C5। तो इस वाले सिरे को हम कहते हैं 3 प्राइम एंड, और इस वाले को कहते हैं 5 प्राइम एंड। तो इसकी श्रृंखला की दिशा ये हो गई 3 to 5। इसे हम इस तरह दिखाते हैं 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। अब इस चित्र में देख लें, यह वाला भाग ये क्या है? ये यहां पर कोई दूसरा फास्फेट जुड़ेगा, ये शुगर का C3 नंबर है, यहाँ कोई दूसरा फास्फेट जुड़ेगा, तो इसका नंबर क्या हो गया? C3। परंतु ये जो फास्फेट जुड़ा हुआ है इसका नंबर क्या है? C5। तो इसकी दिशा क्या हो गई? C3 से C5। अब हमें ऐसी 2 श्रृंखलाएं चाहिए जो C3 से C5 हों, परंतु दिशा उसकी विपरीत हो। कैसे होगी? देखिए, एक की दिशा ऐसी होनी चाहिए, 3 to 5 ऐसी, और दूसरी दिशा ऐसी होनी चाहिए। ऐसी श्रृंखला अगर होगी तो विपरीत दिश समांतर कहलाएगी। आइए देखें कैसे वो श्रृंखला बनेगी।
बच्चों कार्बन की संख्या अवश्य याद रखिएगा। ये एक श्रृंखला हमने बनाई और ये सबको जोड़ दिया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, C3। तो ये 3 प्राइम एंड कहलाएगी। और ये कौन सा नंबर कार्बन है, 5। तो ये एक श्रृंखला मैंने बनाई C3 to C5, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड। अब ऐसी दूसरी श्रृंखला बनाएंगे। इनमें 2 चीज ध्यान रखने की है कि ये दोनों श्रृंखलाएं संपूरक होनी चाहिए और दोनों विपरीत दिश समांतर होनी चाहिए। कैसे बनेगी श्रृंखला, देखिए। उल्टी। अब ये A है, मैंने पहले बताया A सदैव किससे जुड़ता है, T से। तो यहां पर T होना चाहिए और ये फॉस्फेट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब G है, G किससे जुड़ेगा, C से। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। C है तो यहां पर क्या होगा, G। अब देखें हमने इस P को इससे जोड़ दिया, ये। अब बच्चों ये वाला नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 3, क्योंकि अगला फॉस्फेट से जुड़ेगा। और ये नंबर कार्बन क्या है जहां फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, 5। फिर से इसकी दिशा क्या हो गई, 3 to 5। तो ये भी 3 to 5 है, ये भी 3 to 5 है, परंतु दिशाएं विपरीत हैं। तो ये आपस में विपरीत दिश समांतर हो गई। प्लस दूसरी चीज है, इसके पास एडेनिन है तो उसको चाहिए थायमिन, सामने वाले से मिल गया। तो ये इसका संपूरक हो गया, ये इसका संपूरक हो गया। तो दोनों श्रृंखलाएं एंटी पैरेलल और विपरीत दिश समांतर और संपूरक यानी कंप्लीमेंट्री हो गई। और ये दोनों श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो इनके बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो आइए देखें हाइड्रोजन बंध किनके बीच बनता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजन बेस तथा इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजन बेस के बीच A सदैव T से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, G सदैव C से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता चला जाता है और इस प्रकार एक लंबी द्विसूत्री श्रृंखला बन जाती है। देखिए, 2 संपूरक तथा विपरीत दिश समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर क्या बना लेती हैं, द्विसूत्री श्रृंखला बनाती है। और प्यूरिन बेस अर्थात A और G सदैव पिरिमिडिन बेस के साथ जोड़ा बनाता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाता है और इस प्रकार A T के साथ द्विबंध द्वारा और G C के साथ त्रिबंध द्वारा जुड़ करके द्विसूत्री श्रृंखला बना लेती हैं। और उन बंधों की जो लंबाई होती है वो 2.83 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.9 एंगस्ट्रॉम होती है। बच्चों हम लोगों ने देखा द्विसूत्री डीएनए बन चुका है। अब द्विसूत्री डीएनए के बनने के पश्चात एक प्रक्रिया और होनी है, रस्सी के समान ये आपस में लिपट जाएंगे। आइए देखें। देखिए ये द्विसूत्री श्रृंखला है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। इन सब की लंबाई 2.83 से लेकर 2.9 एंगस्ट्रॉम वेरी करती है। यह भी वैसा ही चित्र है। यहां पर देख सकते हैं 3 to 5 डायरेक्शन और यहां पर फिर 3 to 5 डायरेक्शन, अर्थात ये श्रृंखला और ये श्रृंखला आपस में विपरीत दिश समांतर हैं। ये द्विसूत्री श्रृंखला, आप इसका अवलोकन करें, इसे ड्रॉ कर सकते हैं।
आपने इस चित्र को ड्रॉ कर लिया होगा या इसके स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। ऐसे हम अब देखें कि किस प्रकार द्विसूत्री बनते हैं। मैंने पहले बताया कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं। और बच्चों मान लीजिए ये दो तार हैं या दो श्रृंखलाएं हैं, ये सबसे पहले ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में रस्सी के समान लिपट जाएंगी। इस प्रकार ये रस्सी के समान लिपट गई, तो इसे कहते हैं ट्विस्टिंग लाइक अ रोप। बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स गेट ट्विस्टेड विद ईच अदर। ऐसे मिल गई। लेकिन ट्विस्टिंग के पश्चात एक और प्रक्रिया होनी है जिसे कहते हैं कॉइलिंग। अब कॉइलिंग कैसे होगी बच्चों? इसमें दो श्रृंखलाएं हैं और ये कॉइलिंग, मान लीजिए ये पेन है, इस तार को हमने इस पेन के चारों लपटा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएनए लपट जाती है, इस तरह से। अब इसके लपटने से एक व्यास, एक गोला घेरा बन गया। इस समय हम ये कह सकते हैं कि ये दो तार आपस में लिपटे हुए हैं, परंतु एक पेन के चारों ओर कुंडलाकार क्रम में घूमे हुए हैं। परंतु बच्चों इस पेन को यदि हम निकाल लें तो भी ये तार स्प्रिंग की भांति घूमे हुए हैं। क्या इसके बीच में कलम है? पेन नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये तार एक मुख्य अक्ष के चारों ओर घूमे हुए हैं, परंतु वह मुख्य अक्ष क्या है? काल्पनिक है, वो हमें दिख नहीं रहा है। बिल्कुल वैसा ही डीएनए के साथ भी होता है। डीएनए में दो सूत्र आपस मिल जाते हैं और दोनों सूत्र एक काल्पनिक मुख्य अक्ष के चारों ओर घूमे हुए होते हैं। घूमने से क्या होता है? एक वलय बन जाता है गोल, और उसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक काल्पनिक श्रृंखला है या अक्ष है, इस प्रकार, जो हमें दिखाई नहीं देता। और इस अक्ष के चारों ओर डीएनए घुमा हुआ होता है। इसका घुमाव क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इस आधार पर डीएनए ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप तथा जेड टाइप के होते हैं। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब बच्चों देखें, यहां से लेकर यहां तक का जो व्यास है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। मुख्य अक्ष ये है। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं इसकी गहराई ज्यादा है, इसे कहते हैं मेजर ग्रूव, और कहीं पर कम है, इसे कहते हैं माइनर ग्रूव। तो बच्चों यहां पर मेजर ग्रूव, फिर यहां माइनर, यहां माइनर, यहां मेजर। मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का आपस में क्रमांतर होता रहता है। और बच्चों यहां से एक चक्र चला और ये घूम गया यहां तक। यदि इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो पूरी सर्किल बन जाती है। अर्थात डीएनए के कुंडल में एक चक्र यहां से आएगा और यहां तक। इस एक चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखें, जैसे कि यदि चक्र यहां से प्रारंभ होता है तो यहां से प्रारंभ होकर के एक ये आधा चक्र आया, यानी ये ऐसा घूम गया, आधा चक्र पूरा हो गया, और उसके बाद ये घूमा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है सामान्यतः अधिकांश डीएनए में। अब इस 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी के बीच में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब जब सोचिए 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो किसी दो निकट स्थित न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी क्या होगी? 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10, अर्थात कितनी दूरी हो गई? 3.4। किसी भी दो के बीच की दूरी बात करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। 3.4। तो दो बातें हम लोगों ने जानी। डीएनए चारों ओर कुंडलित होता है, उसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक चक्र में लगभग 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं अधिकांश प्रकार के डीएनए में। प्रत्येक दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के घुमाव में दो प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप।
इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डीएनए के अणु की संरचना कैसे सीढ़ीदार होती है। आइए हम लोग चर्चा करें। जब इस वीडियो का प्रारंभ हुआ था तो हम लोगों ने जाना कि डीएनए की संरचना जो होती है सीढ़ीदार मॉडल होती है, जिसके साइड की दो श्रृंखलाएं होती हैं। आइए देखें कैसे बनी होती है। ये शुगर के साथ बेस, ये शुगर के साथ बेस, शुगर बेस, शुगर बेस। प्रत्येक शुगर के साथ फॉस्फेट लगा होता है, आप जानते हैं। ये शुगर फॉस्फेट बेस, ए के सामने टी, ये शुगर फॉस्फेट टी के सामने ए, शुगर फॉस्फेट डी के सामने सी, और शुगर फॉस्फेट सी के सामने जी। बच्चों, प्रत्येक टी फॉस्फेट अपने शुगर के साथ तो जुड़ता ही है, दूसरे वाले शुगर से भी जुड़ जाता है। जरा जोड़ के देखें, सभी को जोड़ दिया। अब हम जानते हैं दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन बेस के बीच बंध पाए जाते हैं, सी और जी 3 बंध द्वारा और टी और ए 2 बंध द्वारा जुड़ते हैं। ये जुड़ता चला जाएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं एक बांस की सीढ़ी के समान संरचना बन गई, लैडर लाइक मॉडल। अब इस बांस की सीढ़ी में 2 प्रकार की भुजाएं हैं। एक भुजा ये, भुजा ये, 2 लंबी भुजाएं होती हैं, पार्श्व भुजाएं जिन्हें कहते हैं, लैटरल आर्म्स। ये किससे बनी है? शुगर फास्फेट, शर्करा और फास्फेट से मिलकर 2 लंबी लंबी भुजाएं होती हैं, जिसे कहते हैं बैकबोन ऑफ लैडर लाइक मॉडल ऑफ डीएनए। और बीच की जो श्रृंखलाएं होती है किससे बनी होती हैं? दोनों न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनी समाचार के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा बनी होती है। इस प्रकार हमने जाना कि डीएनए की आणविक संरचना किस प्रकार सीढ़ी के समान होती है। देखिए, आपने इस संरचना को देखा और इस संरचना को देखिए। इस प्रत्येक में आपको दिख रहा है ये बेस है ए, तो यहाँ पर शुगर भी होगा, यहाँ भी शुगर होगा, यहाँ भी शुगर होगा, यहाँ भी शुगर होगा, और 2 शुगर के बीच में फॉस्फेट पाया जाएगा। इस प्रकार। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भुजा है वो किससे बना है? शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना। फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि दोनों भुजाएं शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं। बीच की भुजाएं हाइड्रोजन बंधों द्वारा बनी होती हैं, जो कि नाइट्रोजन बेस के बीच में पाए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने जान लिया कि डीएनए का प्राप्ति स्थान क्या है, संरचना क्या है, किसने इसकी संरचना सीढ़ीदार मॉडल के रूप में प्रस्तुत की थी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आप उन वैज्ञानिकों का नाम जान चुके हैं, एक ब्रीफ हिस्ट्री भी जान चुके हैं इनके बारे में, वो क्या थे, कहाँ पाए जाते थे, जन्म व मृत्यु के बारे में। इस प्रकार डीएनए की संरचना हम लोगों ने देख ली। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए के कार्य के बारे में। बच्चों, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, और किसी प्रकार का यदि प्रश्न पूछना हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को बताइए और निःशुल्क शिक्षा पाइए। जय हिंद, जय भारत।